नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा नेपाल में 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद फिर वहां की जनता जो है सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देती है, विरोध करना शुरू कर देती है और लाखों की संख्या में लोग रोड पर उतर आते हैं। प्रदर्शनकारी साथियों संसद तक पहुंच जाते हैं और संसद की कुछ बिल्डिंगों में आग लगा देते हैं। इसी बीच संसद के आग लगाने की वजह से जो वहाँ के प्रदर्शनकारी हैं और पुलिस है, सुरक्षा कर्मी, उन सभी के बीच झड़पें हो जाती हैं और इस प्रकार की झड़पों में हिंसा में 19 लोगों की मौत हो जाती है। साथियों, इसके बाद इसी बीच वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनका एक बयान आता है और वो बयान में कहते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं इनको उकसाया गया है, भड़काया गया है। साथ ही इन प्रदर्शनकारियों को बाहर से कोई समर्थन प्राप्त हो रहा है और नेपाल में तख्ता पलट का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी खबर निकल कर आती हैं। तो साथियों, ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं बैन किए गए हैं, वो अधिकतम सोशल मीडिया ऐप्स अमेरिकी हैं। अमेरिका में चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर एक्स हो, ये सभी अमेरिका में बेस्ड हैं और इन्हीं को बैन किया गया है। लेकिन जो चाइनीज ऐप है टिकटॉक, इसको वहाँ पर चालू रखा गया है। तो ऐसे में खबरें ये निकल कर महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि क्या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्या इस प्रकार के प्रदर्शन में अमेरिका का हाथ हो सकता है इनडायरेक्ट रूप से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बता दें, प्रदर्शन करने के बाद वहां पर जो सोशल मीडिया ऐप्स बैन किए गए थे उनको फिर से बहाल कर दिया गया, शुरू कर दिया गया है। साथ ही ये भी बात करेंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और इस प्रकार की सोशल मीडिया आजकल की जरूरत जो बढ़ रही है, जिस प्रकार की आवश्यकता बढ़ रही है, तो यदि इस प्रकार की घटना नेपाल में होते हैं तो भारत पर इस पर क्या असर पड़ने वाला है। आप सभी देख सकते हैं, इस प्रकार की हेडलाइंस बन रही हैं, समाचार और पत्रों में भी आपने देखा होगा और इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि जो नेपाल सरकार इसके आगे झुक गई है, प्रदर्शनकारियों के आगे झुक गई है और उन्होंने अपना जो फैसला है उसको वापस ले लिया है। तो साथियों, अब ये बैन क्यों किए गए थे मैं आपको बता दूं। हालांकि इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी किया था अगस्त 2025 में और उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि नेपाल में जो भी सोशल मीडिया संचालित हो रही हैं, चाहे विदेशी हों चाहे देशी हों, उन सभी को नेपाल में रजिस्टर्ड करवाना होगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा, तभी आप संचालित कर पाएंगे। साथ ही जो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन है उनको मानना होगा। इसके अलावा जो लोकल ऑफिस है, मतलब जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके एक लोकल ऑफिस वहाँ पर होने चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पर एक शिकायतकर्ता अधिकारी को भी रखना होगा, ताकि साथियों जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे कोई कंटेंट होता है, जो भी कोई वीडियो या फिर कोई कंटेंट वायरल होता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हित में नहीं है या फिर हानिकारक है, हानि पहुंचा सकता है, तो उनको तुरंत वहां से हटाया जा सके। इसके अलावा सरकार का कोई आदेश होता है, कोई नोटिस होता है, तो उसको जवाब देने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए वहां पर एक अधिकारी भी होना चाहिए। ये सरकार का फैसला है। अमूमन सभी देशों में ऐसा होता है, भारत में भी इस प्रकार की जो नियम है, आईटी के रूल एंड रेगुलेशन है, वो लागू होते हैं और कई कंपनियां उनको मानती भी हैं। तो इस कंपनियों को मानना होता है, लेकिन कंपनियों के द्वारा इस प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया था और इस प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके बाद से नेपाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट जो है, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने आदेश दिया था नेपाल सरकार को कि इस प्रकार के नियमों जो ऐप्स हैं इनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। उसके बाद से 26 बड़े प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया था। साथ ही टिकटॉक को वहाँ पर चालू रखा गया, तो चाइनीज ऐप है, तो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया था, प्रॉपर जो नियम बनाए थे उसको, गाइडलाइंस को उन्होंने फॉलो किया था। साथ ही आप सभी लोग जानते हैं कि जो सोशल मीडिया आजकल के युवा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बन गई है, बेसिक नीड बन गई है, क्योंकि सभी वर्ग, चाहे युवा वर्ग हो, मोस्टली जो युवा वर्ग हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, बिजनेस हो, रिश्ते हों, नौकरी, सब कुछ साथियों सोशल मीडिया पर होता है और सारी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर होती है। तो एक बार यूँ कहें कि यदि इन युवाओं को आप रोजगार के क्षेत्र में भी, काफ़ी सारे युवा जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो सोशल मीडिया से इनकम भी करते हैं, वहाँ पर नौकरी भी करते हैं, चाहे कोई जानकारी ढूंढना हो या फिर सोशल मीडिया कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हो पाती हैं। तो जब एक तरफ से ही पूरी इसको बंद कर दिया जाता है, एक झटके में इस प्रकार के ऐप्स को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है, तो देश के युवाओं में, नेपाल के युवाओं, देश के युवाओं में जो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश पैदा हो जाता है और प्रदर्शन करने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट को जेन जेट प्रोटेस्ट शुरू हो गया, इसको जेन जेट प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। साथ ही प्रदर्शनकारी तेजी से काफ़ी ज़्यादा लोग उपस्थित हो जाते हैं और हिंसक हो जाते हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के द्वारा काफ़ी बल का भी प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस छोड़े जाते हैं, गोलियां भी चलाई जाती हैं। इसके अलावा इंटरनेट शट डाउन किया गया था वहाँ पर और इसके अलावा कई सारी घटनाएं इसे देखने को मिलती हैं, जिसमें से 19 लोगों की मौत हो जाती है। ये आप इमेजेस में देख सकते हैं, इस प्रकार की घटनाएं, कार जलाने की और इस प्रकार के लोगों को प्रोटेस्ट करने की घटनाएं निकल कर आ रही हैं। साथियों, जो प्रोटेस्ट करता है, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने मंडे को, यानी कि ब्लैक मंडे घोषित कर दिया था कि ये काला दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। अब साथियों, जो ये आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पीछे कई सारी वजह बताई जा रही हैं। हालांकि वर्तमान में अभी जो प्रमुख वजह ये है कि जो सोशल मीडिया को, ऐप्स को बैन कर दिया गया था,
तो प्रमुख तात्कालिक कारण ये है। लेकिन इसके पीछे जो आप ये बैनर देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी उनके द्वारा लिया गया है, उसमें कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे करप्शन है, नेपोटिज्म है, सोशल मीडिया तो है ही जो बैन कर दिया गया था। तो इस प्रकार के जो भाई भतीजावाद है, यूँ कहें कि जो नेपोटिज्म है, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, करप्शन और नेपोटिज्म को लेकर के भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साथियों हर एक देश में इस प्रकार प्रदर्शन होते रहे हैं, चाहे भारत हो या फिर यूँ कहें कि नेपाल में वर्तमान जो प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और नेपोटिज्म यानी कि जो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर देश में, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि नेपाल में नेपोटिज्म को समझने के लिए एक थोड़ा सा बैकवर्ड में आपको जाना होगा। मैं आपको बता दूं कि नेपाल साथियों, नेपाल में पहले राजा का शासन हुआ करता था। 1768 के दशक में वहाँ पर राजा पृथ्वी नारायण शाह वहाँ पर नेपाल को स्थापित करते हैं, और नेपाल का जो आधुनिक नेपाल आप देख रहे हैं तो उन्हीं की देन कही जाती है। उसके बाद नेपाल में ब्रिटिश सरकार जो होती है, जो ब्रिटिश अंग्रेज आते हैं नेपाल पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद 1846 में वहाँ के जो प्रमुख राजा थे उनको कमांडर बना दिया जाता है। 1857 की जो क्रांति होती है, आप देख सकते हैं, क्योंकि नेपाल भारत सटा हुआ है, नेपाल की सीमाएं भारत से मिलती है। भारत के कई राज्य, जैसे भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ये राज्य जो हैं नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। लगभग 1770 किलोमीटर की जो सीमा है नेपाल के साथ साझा करता है। साथियों 1857 में जब भारत में क्रांति होती है तो उसके दौरान जो नेपाल के, चूंकि नेपाल में अंग्रेजों का शासन था, तो वहाँ के जो प्रमुख राजा थे उनको कमांडर बना दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है वो पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में थे और अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। 1857 की क्रांति में उस समय अंग्रेजों का साथ दिया था वहाँ के राजा ने। उसके बाद 1923 में ब्रिटेन की जो है, ब्रिटेन के साथ मतलब अंग्रेजों के साथ एक समझौता होता है और संगोली यानी कि सुगौली की संधि होती है। इस संधि में बहुत बड़ा हिस्सा जो है अंग्रेजों के द्वारा नेपाल को दे दिया जाता है। उसके बाद साथियों नेपाल के, एक बात करें, 1959 में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं इनको मतलब एक पीएम के तौर पर नियुक्त किया जाता है। जो कृष्ण प्रसाद भट्टराई थे उनको निर्वाहित किया जाता है 1990 में। और इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती हैं। 1 जून 2001 को नेपाल के राजकुमार दीपेंद्र के घर में, राज परिवार में घटना होती है और वहाँ के राजा जो राज परिवार है उनके कई सदस्यों को हत्या कर दी जाती है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में भी दिखा था आपने, शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के सदस्यों को हत्या कर दी गई थी, उसी प्रकार से नेपाल के जो प्रमुख राजा थे जो वहाँ के राजशाही शासन चला रहे थे, राजकुमार दीपेंद्र, इनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद खुद से वो गोली मार लेते हैं। तो उसके बाद से राजशाही जो है नेपाल में वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन साथियों नेपाल में 28 मई 2008 को 240 साल के बाद राजशाही खत्म हो जाती है और लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, यहाँ 5 साल का कार्य, यहाँ पर प्रधानमंत्री, और इस प्रकार लोकतंत्र वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 2008 से लेकर के अभी तक वर्तमान 2025 तक कुल 14 प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री, कुछ ही राजनीतिक पार्टियां वहां पर काम करती हैं और उन्हें राजनीतिक पार्टियां, उन्हें के प्रधानमंत्री आपस में अदला बदली करते रहते हैं। और लगभग 14 अलग अलग सरकारें बनी हैं जिनमें से कई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कई कई बार कार्यकाल कर चुके हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भी नेपाल की जो जनता है वहाँ के द्वारा काफ़ी आक्रोश था कि जो भाई भतीजावाद है, यूँ कहें कि नेपोटिज्म है, इसको बढ़ावा वहाँ पर मिल रहा है। साथियों आपको बता दें इसके अलावा और भी चर्चा ये हैं कि नेपाल में कई सारे घोटाले हुए हैं। तो इस प्रकार से करप्शन को लेकर के भी 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए, जिनमें से 2021 में 54,600 करोड़ रुपए घोटाला हुआ था, गिरिबंध भूमि घोटाला। इसके अलावा 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ था। इसके अलावा 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला हुआ। इसमें से युवाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें जो हैं सरकार के प्रति जो है विरोध का प्रदर्शन का प्रमुख कारण बन रही हैं। इसके अलावा सियासी अस्थिरता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 साल में मतलब अब तक जो 15 साल की सरकार रही है, 17 साल सरकार रही है, इसमें 14 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कोई भी प्रधानमंत्री पूरी तरह से अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाता है। आपको 5 साल का आंकड़ा बताता हूँ। 5 साल में 3 सरकारें आई हैं। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री बने। उसके बाद दिसंबर 2022 में पुष्प प्रचंड दहल जो प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा 2024 से केपी शर्मा ओली हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता है, मतलब स्थायी सरकार वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जो सरकारें हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रही। तो ये भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा साथ ही जब से ओपी शर्मा ओली हैं वो सत्ता में आए हैं, तो वो उनका जो भारत के साथ संबंध है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। लेकिन चीन के साथ जो झुकाव है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले की सरकारों ने कई फैसलों में, जैसे कि अमेरिका के दबाव में आकर कई जो बीच बीच में अमेरिका का हस्तक्षेप हालांकि इनमें होता रहा है। 2022 में अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फंड इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी। उसके बाद से नेपाल में विरोध भी हुआ था
और जो अभी जो केपी शर्मा ओली हैं वो अमेरिका की तरफ नहीं झुक रहे हैं, तो ऐसे में ये खबरें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अमेरिका जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनमें इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया जो बैन किए गए थे वो चीन ही सिर्फ टिकटॉक चलता रहा, लेकिन अमेरिका की जो बेस्ट कंपनी थी, सोशल मीडिया ऐप्स थे जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, इनको बैन कर दिया गया था। तो ऐसे में खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि इसमें जो अमेरिका का इंपॉर्टेंट रोल है वो हो सकता है। हालाँकि ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया में कोई खबरें नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप जो हैं, पश्चिमी देश हमेशा से डिजिटल स्वतंत्रता और व्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते आए हैं। इसीलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया हो। इसके अलावा नेपाल सरकार की और कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि विदेशी ताकतें युवाओं को भड़का रही हैं। तो साथ ही इस प्रकार से जो अमेरिका के इन्वॉल्व होने की खबरें हैं वो आ रही हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और इसके अलावा अभी आप लोग ये भी देखते हैं कि जो वैश्विक हलचल है, इस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं बिगड़ गए हैं। इसके अलावा भारत और चीन के साथ भी रिश्ते काफ़ी अच्छे नहीं हैं। इसी बीच जो चीन के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति हैं, इनकी मुलाकात केपी शर्मा ओली से होती है और वो भारत के जो लिपुलेख दर रहा है, जिसको चीन और इस प्रकार की भारत, नेपाल और उस पर जिस पर भारत और चीन में व्यापार होता है, तो ये दर्रे को नेपाल अपना मानता है। इस पर भारत अपना पूरा कब्जा करता है, भारत कहता है भारत का है। हालाँकि लिपुलेख दर्रा पिछले कई वर्षों से मतलब काफ़ी पुराने इतिहास से ही भारत का हिस्सा रहा है, तो नेपाल के नक्शे में दिखा जाता है। तो चीन से बढ़ते हुए नज़दीकी भी अमेरिका के लिए टेंशन बन सकती है और भारत के बीच जो ये तनावपूर्ण संबंध हैं, इसको लेकर के भी दबाव बन सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जो जेड जेन प्रोटेस्ट है जो नेपाल में चल रहा है, इस पर भारत पर क्या असर पड़ सकता है। साथियों, इससे क्या है कि देखिए, भारत पर यदि इस प्रकार का प्रोटेस्ट होता है, नेपाल में इस प्रकार से, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश रहा है और 5 राज्यों से अपनी जो सीमा साझा करता है, तो इसमें लोकतांत्रिक दबाव और पड़ोसी, क्योंकि देखिए नेपाल के युवा खुले तौर पर सरकारी सेंसरशिप के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसका असर भारत पर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। अगर भारत में भी ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो नेपाल जैसा विरोध देखने को मिल सकता है, तो भारत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर इसको मानते हैं कि यदि भारत में ऐसी घटना होती है तो नेपाल जैसे कदम उठाया सकते हैं। जैसे नेपाल ने झुक गया है, नेपाल सरकार झुकने के बाद और इस सोशल मीडिया ऐप्स को पूरी तरह से बहाल कर दिया है, तो जैसी घटनाएं होती हैं तो भारत में भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा चीन और अमेरिका का प्रभाव, क्योंकि सोशल मीडिया बैन हटाने से अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है खासकर बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि भारत के लिए संकेत यह है कि नेपाल में लोकतांत्रिक मुद्दों पर पश्चिमी देशों की बड़ी भूमिका होती है, जिससे भारत को रणनीतिक रूप से सतर्क रहना, क्योंकि यदि अमेरिका इन्वॉल्व होता है नेपाल के इस प्रकार की घटनाओं में तो कहीं ना कहीं भारत में भी अस्थिरता पैदा कर सकता है और इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप इसमें क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमें आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।